आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के पन्ने पलटेंगे जो सीधे तौर पर सत्ता और अंडरवर्ल्ड के एक बेहद खतरनाक गठजोड़ को बेनकाब करती है। एक ऐसा विश्लेषण जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि असल में हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सोचिए, 100 से ज्यादा मुकदमों वाला एक इंसान देश के पहले प्रधानमंत्री की संसदीय सीट तक कैसे पहुंच गया। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, उसका अंत नेशनल टेलीविजन पर लाइव कैमरों के सामने एक दोहरे हत्याकांड के रूप में कैसे हुआ। इस चौंकाने वाले विरोधाभास की गहराई में उतरकर आज हम समझेंगे कि कैसे एक अकेले इंसान के खौफ ने उत्तर प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भाग एक गैंगस्टर का उदय। सबसे पहले हमें अतीक अहमद की जड़ों को समझना होगा। इलाहाबाद की उन गरीब सड़कों से, जहां उसके पिता एक साधारण तांगा चलाते थे, वहां से एक बड़े आपराधिक नेटवर्क तक का सफर वाकई हैरान करने वाला है। कहानी शुरू होती है 1962 से। जन्म गरीबी में हुआ, लेकिन 1979 तक आते आते महज 17 साल की छोटी सी उम्र में ही पहला गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। 80 और 90 के दशक तक ये छोटी सी शुरुआत एक विशाल सिंडिकेट में बदल चुकी थी। जबरन वसूली, गैंग वॉर और जमीनों पर कब्जे के जरिए स्थानीय ठेकेदारी पर पूरा नियंत्रण कर लिया गया था। इस कथित साम्राज्य का पैमाना इतना भयानक था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि धीरे धीरे 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो गए। हत्या, अपहरण, रंगदारी, मुकदमों की एक न खत्म होने वाली लंबी फहरिस्त। समाज के नजरिए की बात करें तो यहां एक बहुत बड़ा और दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ पीड़ितों, व्यापारियों और ठेकेदारों के लिए ये एक खूंखार माफिया डॉन था जिसके नाम से ही दहशत फैल जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्थानीय समर्थकों के बीच एक रॉबिन हुड जैसी छवि गढ़ी गई थी, जिन्हें लगता था कि वो गरीबों की मदद करता है। लोगों का यही अलग अलग नजरिया इस पूरे गठजोड़ को बेहद जटिल बना देता है। दूसरा हिस्सा, राजनीति और बाहुबली संस्कृति। अब इतने बड़े और लगातार फैलते हुए आपराधिक साम्राज्य को बचाने के लिए एक बहुत ही मजबूत ढाल की जरूरत तो थी ही, और यहीं से राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही सोची समझी एंट्री होती है। सड़कों पर कायम उस खौफ का इस्तेमाल सीधा राजनीतिक सुरक्षा कवच पाने के लिए किया गया। 1989 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में शुरुआत हुई, वहां से लगातार 5 बार विधायक का चुनाव जीता गया और फिर एक प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़कर 2004 में संसद तक का सफर तय कर लिया गया। और ये बात हमारे सिस्टम की बाहुबली संस्कृति की सबसे बड़ी विडंबना को दर्शाती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका आपराधिक रिकॉर्ड इतना लंबा था, उसे 2004 में उसी फूलपुर सीट से चुना गया जहां से कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री चुनाव जीत चुके थे। राजनीति में आने से अपराध कम नहीं हुए, बल्कि ताकत और प्रभाव कई गुना बढ़ गया। तीसरा भाग, मौत का टर्निंग पॉइंट। इतनी बड़ी राजनीतिक ढाल मिल जाने के बावजूद इस सिंडिकेट की हिंसक प्रकृति को दबाया नहीं जा सका। जल्द ही एक ऐसी खूनी दुश्मनी की शुरुआत हुई जिसने पूरे समाज को सदमे में डाल दिया। न्याय मिलने में होने वाली एक बहुत ही दर्दनाक देरी की कहानी 2005 में शुरू होती है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इसके बाद 2006 में मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण हुआ ताकि जबरन बयान बदलवाए जा सकें। कानूनी लड़ाई सालों तक खींचती रही, जो सीधे तौर पर हमारे सिस्टम की खामियों को उजागर करती है। इस सिंडिकेट का दुस्साहस फरवरी 2023 में तब अपने चरम पर पहुंच गया जब मुख्य गवाह उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई। विरोधियों की आवाज को खामोश करने की ये एक खौफनाक कोशिश थी जो ये बताती है कि न्याय को कुचलने का हौसला किस हद तक बढ़ चुका था। सोचिए, समाज पर इस डर का कितना गहरा असर पड़ा होगा। चौथा हिस्सा, सिस्टम का पलटवार। लेकिन 2023 की इस हत्या ने एक स्पार्क का काम किया। इस दुस्साहसिक घटना के बाद राज्य के तंत्र ने जिस अभूतपूर्व तरीके से पलटवार किया, उसने पूरा का पूरा परिदृश्य ही बदल कर रख दिया। प्रशासन ने एक बेहद सख्त क्रैकडाउन शुरू किया। 2017 के बाद बड़े पैमाने पर अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया और उन पर बुलडोजर चलाए गए। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे 2019 में गुजरात की हाई सिक्योरिटी साबरमती जेल भेज दिया गया और अंततः मार्च 2023 में अदालत ने अपहरण मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। यहां सबसे अहम बिंदु यह है कि इस सिंडिकेट के चारों तरफ की दीवारें अब बहुत तेजी से बंद हो रही थीं।
उम्र कैद की सज़ा मिलना और फिर पुलिस एनकाउंटर में बेटे असद अहमद का मारा जाना इस बात का बिल्कुल स्पष्ट संकेत था कि कानून का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है और एक बड़े पतन की शुरुआत हो चुकी है। 5वां भाग, एक चौंकाने वाली लाइव हत्या। ठीक जब ऐसा लग रहा था कि कानूनी व्यवस्था ने आखिरकार इस बाहुबली को नियंत्रित कर ही लिया है, तभी इस कहानी ने अपना सबसे हिंसक, अचानक और चौंकाने वाला मोड़ लिया। 15 अप्रैल 2023 की वो रात प्रयागराज में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक और उसके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। तभी मीडियाकर्मियों के वेश में आए 3 हमलावरों ने सरेआम उन पर फायरिंग कर दी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों को तुरंत मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यह दुस्साहसिक दोहरा हत्याकांड पूरे देश में कैमरों पर लाइव रिकॉर्ड हो रहा था, बिल्कुल किसी रियल लाइफ क्राइम थ्रिलर की तरह। इस एक घटना ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस के प्रोटोकॉल और कानून व्यवस्था की पूरी स्थिति पर बहुत ही गंभीर और बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे घटनाक्रम के अंत में एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरा सवाल उठता है, सत्ता के असली तंत्र आखिर कैसे काम करते हैं? जब न्याय मिलने में दशकों की देरी होती है तो समाज को उसकी क्या भयानक कीमत चुकानी पड़ती है? अपराध और राजनीति का ये गठजोड़ पूरे सिस्टम के लिए कितना घातक हो सकता है? ये कहानी इसका एक ऐसा खौफनाक उदाहरण है जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।